हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम जानेंगे गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोष का विकास कैसे होता है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। गुरु बीजाणु जनन बीजांड तथा भ्रूण कोष के परिवर्धन की क्रिया बीजाणु जनन कहलाती, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। इसकी परिभाषा हम आसान शब्दों में दे सकते हैं कि बीजांड तथा भ्रूण कोष के परिवर्धन की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणु जनन के समय क्या होता है बेटा? गुरु बीजाणु जनन के समय बीजांड काय की अधा स्तरीय कोशिका या हाइपोडर्मल सेल आकार में वृद्धि करके अन्य कोशिकाओं से भिन्न दिखने लगती है और यह कोशिका क्या कहलाती है? प्राथमिक या प्राइमरी प्रपस्व कोशिका कहलाती है। इसके चारों ओर कोशिकाएं भर देंगे। इसे प्राइमरी आर्कियो स्पोरेल सेल या प्राथमिक प्रपस्व कोशिका कहते हैं। अब इस प्राइमरी आर्कियोस्पोरेल सेल में एक प्रतिविभाजन द्वारा ये जो कोशिका है ये दो संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है। दो संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है। जिनमें से ऊपर की ओर यानी सबसे बाहर की ओर जो कोशिका होती है यह प्राइमरी पेराइटल सेल कहलाती है या प्राथमिक भित्ति कोशिका कहलाती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहलाती है तथा जो निभाग की ओर नीचे की ओर या अंदर की ओर कोशिका उपस्थित होती है यह स्पोरोजेनस सेल कहलाती है। स्पोरोजेनस सेल कहलाती है। अब ऊपर की प्राथमिक भित्ति कोशिका एक या दो बार विभाजन होता है इसमें या फिर बिना विभाजन के ही ये पड़ी रहती है। स्पोरोजेनस सेल बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाती है या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की भांति कार्य करने लगती है। तो अगले इस चित्र से समझेंगे। इसमें ऊतक भर देंगे, कोशिकाएं भर देंगे। यह कोशिका मेगास्पोर मदर सेल कहलाती है। अब इस कोशिका में मेगास्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु में डिवाइड हो जाती है।
गुरु बीजाणुओं में डिवाइड हो जाती है। गुरु बीजाणुओं में डिवाइड हो जाती है। इनको कहेंगे हैप्लॉइड, हाइप्लॉइड, मेगास्पोर, मेगास्पोर, मेगास्पोर या अगुणित, अगुणित गुरु बीजाणु, अगुणित गुरु बीजाणु, अगुणित गुरु बीजाणु। मेगास्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि इसमें मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित मेगास्पोर या गुरु बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें से सबसे नीचे की ओर अर्थात निभाग की ओर की जो मेगास्पोर सेल है, यह क्रियात्मक गुरु बीजाणु की भांति कार्य करने लगती है तथा शेष जो ऊपर की ओर स्थित तीनों गुरु बीजाणु कोशिकाएं हैं, वह कोशिकाएं शीघ्र ही नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। इसके आधार पर हम गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा एक बार पुनः निकाल सकते हैं। इसका हिंदी में नामांकन कर देंगे। गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मातृ कोशा, मातृकोशा, इसको हम कहेंगे बीजाणु जनन, बीजाणु जनन कोशा, कोशा। एक बार पुनः देख लेंगे। बीजांडकाय, गुरु बीजाणु जनन के समय बीजांडकाय की एक आधा स्तरीय अर्थात हाइपोडर्मल सेल आकार में वृद्धि करके अन्य कोशिकाओं से भिन्न दिखाई देने लगती है, जिसे प्राथमिक प्रपस्व कोशा कहते हैं। प्राथमिक प्रपस्व कोशा कहते हैं। प्राथमिक प्रपस्व कोशा में एक प्रति विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से बाहर की ओर की कोशिका प्राथमिक भित्तीय कोशा अर्थात प्राइमरी पेराइटल सेल कहलाती है तथा अंदर की ओर स्थित कोशा स्पोरोजेनस सेल अर्थात बीजाणु जनन कोशा कहलाती है। अब पेराइटल, जो प्राइमरी पेराइटल सेल है, इसमें 1 या 2 बार विभाजन होता है या ये बिना विभाजन के ही रहती है। और जो दूसरी कोशा है स्पोरोजेनस सेल, यह कोशा बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशा की भांति कार्य करने लगती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशा के भांति कार्य करने लगती है। अब गुरु बीजाणु या आगे चल करके गुरु बीजाणु मात्र कोशा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशाओं का निर्माण करती है। और यह कोशाएं एक रैखिक क्रम में होती हैं, इसलिए इन्हें टेट्राड कहते हैं अर्थात चतुष्क कहते हैं। इनमें से सबसे अंदर की ओर, नीचे की ओर अर्थात निभाग की ओर उपस्थित कोशा गुरु बीजाणु जो कोशा है सबसे अंदर की ओर निभाग की ओर उपस्थित, वह क्रियाशील गुरु बीजाणु में परिवर्तित हो जाती है या निर्मित हो जाती है तथा शेष तीनों कोशिकाएं गुरु बीजाणु कोशिकाएं शीघ्र ही नष्ट होना प्रारंभ कर देती हैं। अब इसके आधार पर हम यह परिभाषा निकालेंगे गुरु बीजाणु जनन की कि गुरु बीजाणु मात्र कोशा से, गुरु बीजाणु मात्र कोशा से, गुरु बीजाणु मात्र कोशा से गुरु बीजाणुओं का बनना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। अब गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया हमने समझ ली है, क्योंकि गुरु बीजाणु जनन 2 चरणों में कंप्लीट होने वाली प्रक्रिया है। पहले तो गुरु बीजाणु जनन होता है, जैसा कि यहाँ पर 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हुआ, 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण हुआ। इनमें से हमने आपको बताया कि जो सबसे नीचे की कोशिका होती है, सबसे नीचे का जो गुरु बीजाणु होता है वो क्रियाशील रहता है, लेकिन ऊपर की जो शेष तीनों
कोशिकाएं हैं, गुरु बीजाणु कोशिकाएं हैं, वो जल्द ही नष्ट होने लगती हैं। अब दूसरा चरण इसका होगा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसाइट। अब हम इसी कोशिका से शुरुआत करेंगे, क्रियाशील गुरु बीजाणु से। ये फंक्शनल मेगास्पोर होता है। इसके ऊपर हम नष्ट हो रही कोशिकाओं को भी दर्शा देंगे। इन्हें कहते हैं डीजेनरेटिंग मेगास्पोर, डीजेनरेटिंग मेगास्पोर। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है, यानी कि जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है, क्रियाशील गुरु बीजाणु, यह क्रियाशील गुरु बीजाणु वृद्धि करके आकार में बड़ा होकर संपूर्ण भ्रूण कोश को घेर लेता है और इसके पश्चात इसमें एक समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्रियाशील गुरु बीजाणु दो संतति केंद्रकों में बंट जाता है। जिसमें से एक केंद्रक दोनों ध्रुवों पर व्यवस्थित हो जाता है। ये बीच में जगह इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर वैक्यूल का निर्माण हो जाता है, राजधानी का निर्माण हो जाता है। इसलिए ये जो दो संतति केंद्रक बने हुए हैं समसूत्री विभाजन द्वारा, ये दोनों एक निभाग की ओर तथा एक बीजांड द्वार की ओर उपस्थित होता है। इसमें एक बार पुनः अर्धसूत्री विभाजन होने से ये जो दोनों संतति केंद्रक हैं, ये भी दो भागों में बंट जाते हैं। इस तरह से दो केंद्रक बीजांड द्वार की ओर तथा दो केंद्रक निभाग की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके पश्चात इन संतति केंद्रकों में पुनः एक बार फिर से समसूत्री विभाजन होने से या भ्रूण कोश 8 केंद्र की बन जाता है, जिसमें बीजांड की ओर 4 केंद्रक तथा निभाग की ओर 4 केंद्रक व्यवस्थित होते हैं। इसका नामकरण कर देंगे, इसको होते हैं वैक्यूल्स एंड अब इन चारों केंद्रकों में से 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर का तथा दूसरा केंद्रक निभाग की ओर का ध्रुव की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। तथा ये दोनों आपस में आकर के जिन्हें क्या कहते हैं, ध्रुव की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। इसके पश्चात ये दोनों केंद्रक केंद्र में आकर के आपस में संलयित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण होता है
जो कि एक द्विगुणित संरचना होती है, यानी कि द्वितीयक केंद्रक। यह कैसी संरचना है? 2n, द्विगुणित संरचना होती है, द्विगुणित संरचना होती है। तथा बीजांड द्वार की ओर उपस्थित तीनों केंद्रकों में भित्ति निर्माण हो जाने के कारण अंड उपकरण बना लेती हैं, जिनमें एक बड़ा बीच वाली बड़ी कोशिका है वह एग सेल या फीमेल गैमेट होता है, तथा दोनों कोनों की ओर उपस्थित एक एक कोशा सिनर्जिड्स कहलाती है, सिनर्जिड्स कहलाती है, या इनको हम सहायक कोशा कहते हैं, सहायक कोशा कहते हैं, सहायक कोशा कहते हैं। इसे अंडकोशा कहेंगे, अंडकोशा या मादा युग्मक, मादा युग्मक कहते हैं। और इस पूरी संरचना को एग एपारेचस कहते हैं, या अंड उपकरण कहते, हिंदी में भी इसका नामकरण कर देंगे, अंड उपकरण कहते हैं। तथा निवाक की ओर स्थित ये तीनों कोशिकाओं में भी भित्ति निर्माण हो जाने के कारण प्रतिमुख कोशाएं मिलकर के, ये तीनों केंद्रक मिलकर के आपस में प्रतिमुख कोशा या एंटीपोडल सेल का निर्माण करती हैं, एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशाएं। ये जो किनारों पर उपस्थित सहायक कोशाएं हैं, इनका काम निषेचन के समय पराग नली को पथ प्रदर्शन करवाना होता है, तथा निभाग की ओर उपस्थित तीनों कोशिकाएं, जिन्हें प्राथमिक कोशाएं कहते हैं, इनका कोई विशिष्ट कार्य नहीं होता है, तथा ये आगे चल करके नष्ट हो जाती हैं। इस तरह से जो एक परिपक्व भ्रूण कोश है वह 8 केंद्र की होता है शुरुआत में, तथा 7 कोश की होता है। इस तरह से यहाँ पर देखिए भ्रूण कोश का निर्माण हो गया, एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश। इसी को हम फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं। एम्ब्रियो सैकार, भ्रूण कोश या फीमेल गेमेटोफाइट। यह एक द्विगुणित संरचना है, क्योंकि ये दोनों अगुणित कोशिकाएं आपस में मिलकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करती हैं। आशा करते हैं आप इन चित्रों के माध्यम से अच्छे से गुरु बीजाणु जनन, मादा युग्मकोद्भेद अथवा भ्रूण के विकास को आसानी से समझ गए होंगे। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं जल्द से जल्द। सबसे पहले गुरु बीजाणु जनन की बात करेंगे। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? तो गुरु बीजाणु जनन बीजांड तथा भ्रूण कोश के परिवर्धन की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है, या इसका हम दूसरा भी परिभाषा आगे हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले गुरु बीजाणु जनन के समय बीजांड काय की एक आधा स्तरीय कोशा आकार में वृद्धि करके अन्य कोशिकाओं के अपेक्षा भिन्न दिखाई देने लगती है। इस कोशिका को प्राइमरी आर्कियोस्पोरल सेल कहते हैं या प्राथमिक प्रपस्व कोशा कहते हैं। प्राथमिक प्रपस्व कोशा में एक परती विभाजन होने से यह 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। ऊपर की ओर उपस्थित कोशा प्राथमिक भित्ति कोशा कहलाती है तथा अंदर की ओर उपस्थित कोशा बीजाणु जनन कोशा कहलाती है। प्राथमिक भित्ति कोशा 1 या 2 बार विभाजित होती है, या फिर
वह बिना विभाजन के ही रहती है। बीजाणु जनन कोशा बिना विभाजन किए, दूसरी जो कोशा है यानी बीजाणु जनन कोशा या बिना विभाजन किए गुरु बीजाणु मात्र कोशा में की भांति जो है कार्य करने लगती है। बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशा की भांति कार्य करने लगती है। और गुरु बीजाणु मात्र कोशा आगे चल करके अर्धसूत्री विभाजन करके 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशाओं में बट जाता है या बढ़ जाती है। अब यहां पर गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो गया और ये कैसी अगुणित गुरु बीजाणु कोशाएं होती हैं। अब हम इसके आधार पर भी हम गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा निकालेंगे। क्या कहेंगे कि गुरु बीजाणु मात्र कोशा से गुरु बीजाणुओं का बनना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। इसके बाद इन चारों में से सबसे नीचे निभाग की ओर उपस्थित कोशिका या गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है तथा शेष तीनों गुरु बीजाणु शीघ्र ही नष्ट होने लगते हैं। यह प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन की कंप्लीट हुई। अब हम इस कोशा यानी कि मेगा स्पोर को लेकर, क्रियाशील मेगा स्पोर को लेकर के आगे भ्रूण कोश के विकास को समझेंगे। अब यहाँ ये डीजनरेटिंग मेगा स्पोर यानी कि नष्ट हो रही कोशिकाओं को हमने दर्शा दिया और ये क्रियात्मक गुरु बीजाणु है। गुरु बीजाणु, अब क्रियात्मक गुरु बीजाणु एक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता, 2 केंद्रकों में, 2 संतति केंद्रकों में बढ़ जाता है, जिनमें से एक केंद्रक दोनों ध्रुवों पर उपस्थित हो जाता है। फिर पुनः एक बार इनमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने से ये 4 केंद्र की बन जाता है, जिनमें से दो केंद्रक जो होते हैं वो निभाग की ओर तथा 2 केंद्रक जो है बीजांड की ओर उपस्थित हो जाते हैं। इनमें इसके पश्चात इनमें पुनः एक बार फिर से समसूत्री विभाजन होने से ये ये चारों आपके केंद्रक है ये 8 संतति केंद्रकों में बढ़ जाते हैं, जिनमें से 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर तथा 4 केंद्रक निभाग की ओर उपस्थित होते हैं। इन चारों केंद्रकों में से एक केंद्रक ध्रुव की ओर केंद्र में यानी कि केंद्र की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। शेष 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की बीजांड द्वार की तरफ अवस्थित तीनों कोशिकाएं एक भित्ति कोशा का निर्माण हो जाने से एक अंड उपकरण बना लेती हैं, एक एपारचस बना लेती हैं, जिसमें से जो बीच वाली बड़ी कोशा होती है इसे अंड कोशा या फीमेल गेमेट या मादा युग्मक कहते हैं तथा दोनों कोनों पर उपस्थित कोशाएं सहायक कोशाएं कहलाती हैं, सिनर्जिस्ट कहलाती हैं। इन सहायक कोशाओं का कार्य निषेचन के समय पराग नली को रास्ता प्रदान करना होता है। इसी तरह नीचे की निभाग की ओर उपस्थित तीनों कोशिकाएं आपस में मिलकर के प्रतिमुख कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, एंटीपोडल कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, इनका कोई विशिष्ट कार्य रहता नहीं है। और जो ध्रुवीय केंद्रक थे वो आपस में मिलकर के सेकेंडरी यानी कि द्वितीय केंद्रक 2n का निर्माण करते हैं। यहां पर भ्रूण कोश पूरी तरह से विकसित हो जाता है। अब हम देख सकते हैं इसमें कुछ कोशाएं भी बन जाती हैं, कोशाएं भी यहां पर हम बना देंगे। कोशाएं भी इस तरह से बना देंगे, कुछ कोशाएं इस तरह से बना देंगे। 7 ये जो भ्रूण कोश होता है शुरुआत में 8 केंद्र की होता है। यहां पर आप देख सकते हैं 2 3 3 6 2 8, लेकिन यह ये ध्रुवीय केंद्रक आपस में आकर के संलयित हो जाते हैं, द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। और जो भी सुझाव हैं आपके, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं वीडियोस को, कैसे हम इनहांस कर सकते हैं चीज़ों को, और कैसे हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आप लोग बताएंगे, आपके जो भी सुझाव रहेंगे उन पर हम ध्यान देंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद।